नमस्कार साथियों, मैं कपिल आपका स्वागत करता हूं तैयारी चक्र में। यह है तैयारी का पावर डोज। साथियों, मैं आज आपके सामने भारतीय इतिहास की क्लासेस के क्रम में इसका पार्ट 4 लेकर यानी भाग 4 लेकर हाजिर हूं। इस भाग 4 की इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें हम दिल्ली सल्तनत के अलग-अलग वंशों को पढ़ेंगे। वो वंश जिनका भारतीय इतिहास में भूमिका है और मुख्य रूप से मध्यकालीन भारत के वो वंश हैं। इन्हें दिल्ली सल्तनत इसलिए कहा जाता है क्योंकि दिल्ली की राजगद्दी पर इनका शासनकाल रहा था। साथियों, ये टॉपिक आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो यूपी पुलिस का सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो, कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, एसएससी के किसी भी पेपर में आप बैठे हों या फिर आरआरबी, एनटीपीसी के ज़रिए अपनी तैयारी कर रहे हों। साथियों, हमारा चैनल तैयारी चक्र आपकी तैयारी करने के लिए मेहनत से हमारे सारे अध्यापक आपके साथ लगे हुए हैं और हम बिना किसी कीमत, बिना किसी फीस, बिना किसी कोर्स फीस के आपके साथ निःशुल्क ही क्लासेस को उपलब्ध कराते हैं। साथियों, हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए केवल आपको इतना करना है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, बिना स्किप करे वीडियो को देखें जिससे आपकी तैयारी हो सके और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपकी तैयारी इसी तरह से करवाते रहें। आइए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज की क्लास को, आज की शानदार क्लास को, आप आज के पावर डोज को। आइए, क्लास नंबर 4 भारतीय इतिहास। आज मध्यकालीन भारत को हम पढ़ेंगे जिसमें मुख्य चीज़ मैं आपको बता रहा था जो है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या ज़रूरी बातें हैं, उनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिल्ली सल्तनत के अगर मैं परिचय की बात करूं साथियों तो इसकी समय अवधि जो है, जो इसकी टाइम ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है इसका, वो 1206 से लेके 1526 ईस्वी के बीच का है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की गई थी। कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर मैं बात करूं तो ये गुलाम था। किसका गुलाम था? ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक वही है जिसने कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू किया था। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ शुरू किया था? क्योंकि समापन इसने नहीं किया था, ये कंप्लीट नहीं करवा पाया था। ये दिल्ली का पहला सुल्तान था, पहले वंश का, जिसको ममलूक या गुलाम वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसमें अगर मैं 5 प्रमुख वंशों की बात करूँ तो ममलूक यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, यानी कुल मिलाकर दिल्ली सल्तनत में जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो 5 वंशों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज के पहले वंश को जिसको गुलाम वंश कहा जाता है। यहाँ मैंने डिटेल में दिल्ली सल्तनत के अलग-अलग राजाओं को बताने की बात की है आपसे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे आता है आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, फिर और बहुत सारे राजा इसी क्रम में आते हैं। इन्हें मैं अभी से बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे क्लास में मैं आपको इसे डिटेल के बारे में बताता चलूँगा। आइए बिना देरी करे चलते हैं। तो साथियों, हमारा पहला वंश है गुलाम वंश या ममलूक वंश। अगर हम इसकी शुरुआत की, इसके काल की बात करूं तो इसका जो काल रहेगा वो 1206 से 1290 ईस्वी के बीच का रहेगा। इसका संस्थापक जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को इसका मुख्य शासक या मुख्य संस्थापक ना कहकर इसका मुख्य संस्थापक कहा जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश इसका वास्तविक संस्थापक था। वास्तविक संस्थापक क्यों था? क्योंकि इल्तुतमिश ने इसके शासन को बहुत मजबूती प्रदान की थी। जो कुतुब मीनार का निर्माण है, प्रारंभ किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया, लेकिन इसका जो समापन कराया वो इल्तुतमिश ने कराया था। इसके अगले शासक की बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बन जाती है कि रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान इसकी दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक भी रही हैं, एकमात्र भी रही हैं। इनके अलावा और कोई महिला शासक दिल्ली सल्तनत में नहीं रही थी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगले इंपॉर्टेंट शासक की बात करूं तो बलबन। ये कठोर शासन था इसका, रक्त और लौह की नीति थी। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि बलबन एक मजबूत शासक था इस दिल्ली सल्तनत का। आइए आगे हम कुछ बातें देखते हैं। इसकी राजधानी जो थी दिल्ली सल्तनत के, इस गुलाम वंश की राजधानी दिल्ली ही इन्होंने रखी, कहीं इधर-उधर इन्होंने इसको ट्रांसफर नहीं करा।
आगे हमें इतिहास में कुछ ऐसे घटनाक्रम दिल्ली सल्तनत में देखने को मिलते हैं कि उन्होंने राजधानी को बदल भी दिया था बीच में कुछ समय के लिए। लेकिन गुलाम वंश की राजधानी कहाँ रही थी? दिल्ली ही रही थी। एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बताता चलूं, इसकी भाषा जो थी वो फारसी थी। मुख्य भाषा पूरे गुलाम वंश में, और या कहें कि पूरी दिल्ली सल्तनत में, कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ? फारसी भाषा का प्रयोग हुआ। तो इस बात को आप बहुत ध्यान से देखेंगे, भाषा भी कई बार आपसे पूछ लेता है। ठीक है, गुलाम वंश की एक केंद्रीकृत प्रणाली थी, एक केंद्रीकृत प्रणाली थी, इसको इक्ता प्रणाली कहा जाता है। केंद्रीकृत प्रणाली इन्होंने अपनाई थी, उसको इक्ता प्रणाली कहा जाता है। कौन सी प्रणाली कहा जाता है? इक्ता प्रणाली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है आपका, ये कौन सी प्रणाली है? ये इक्ता प्रणाली कही जाती है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से देख लेंगे। ये मुख्य बातें मैंने आपको ममलूक वंश यानी कि गुलाम वंश की बताई। यहीं पे बलबन ने, साथियों एक इंपॉर्टेंट बात मुझे और ध्यान आती है कि बलबन ने सुल्तान की महत्ता, सुल्तान की इंपॉर्टेंस के बारे में क्या बताया था कि सुल्तान सुल्तान खुदा की परछाई है। सुल्तान खुदा की परछाई है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपसे परीक्षा में पेपर में पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने ये कहा था कि सुल्तान खुदा की परछाई है, तो वो किसने कहा था? वो कहा था यहाँ पर बलबन ने। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, और इस चीज का चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लें, साथ ही साथ ज्वाइन कर लें हमारा टेलीग्राम चैनल, जिस पर हम इस क्लास की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। हम आपसे कोई भी फीस नहीं लेंगे। आइए आगे चलते हैं। यहाँ साथियों मैंने ममलूक वंश यानी कि गुलाम वंश से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट गुलाम वंश से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हैं। जैसे कि ये वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चंस मैंने आपको अभी पढ़ाए, उनमें से ही आपके क्विक रिवीजन के लिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर रखें और इन्हें सॉल्व करें, और कोशिश करें इनके उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। इन्हें आप अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, डिस्कस कर सकते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं। कि कुतुब मीनार का निर्माण कब और किसने शुरू किया? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? रजिया सुल्तान किस लिए प्रसिद्ध हैं? नंबर 4, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? मैंने अभी अभी आपको बताया था। ममलूक वंश की राजधानी कहाँ थी? ये मैंने आपको अभी बताया था। तो अभी हमने बहुत छोटे और बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को रखते हुए, साथ ही साथ तो हम इस क्लास को 1 घंटे में ही आपको गुलाम वंश समझाऊं, लेकिन उसका आपके परीक्षा के हिसाब से कोई औचित्य नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं। बिना देरी करे आइए अगले वंश की ओर आगे बढ़ते हैं। तो साथियों हमारा अगला वंश है खिलजी वंश। गुलाम वंश से अगले वंश की ओर बढ़ते हैं तो खिलजी वंश है। खिलजी वंश का जो काल है वो 1290 से 1320 ईस्वी के है, और इसका जो संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। इसका पूरा नाम कह सकते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। अगर मान लो यही क्वेश्चन आपका आ जाए कि जो खिलजी वंश का संस्थापक है वो कौन था, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। इसका जो प्रमुख शासक रहा वो इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी रहा। ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जिसे आपने पद्मावत फिल्म में देखा था, एक दुश्मन के रूप में, जो जिसने आकर आक्रमणकारी के रूप में बहुत सारे भारतीय राज्यों में हमला किया था और उन्हें जीतने की कोशिश की थी, जीते भी थे। ये सबसे ज्यादा सफल शासक माना जाता है खिलजी वंश का। इसने मंगोल आक्रमणकारियों को विफल किया, यानी मंगोल जो भारत पर हमला कर रहे थे उनसे इसने सीमाएं सुरक्षित करी अपनी। इसके अलावा ये जीत इतना ज्यादा आक्रमणकारी और बड़ा राजा बनता चला गया कि इसने दक्षिण भारत तक अपना विजय अभियान चलाया और दक्षिण भारत तक विजय प्राप्त की। इसने बाजार नियंत्रण नीति नीति लागू। ये नीति असलियत में जनता के लिए सुलभ नीति थी, जनता के फायदे की नीति थी, नुकसान की नीति नहीं थी। यानी इसने कीमत जो है, बाजार में जो कीमत है, कीमतें इसने नियंत्रित करने का कार्य किया। कीमतें नियंत्रित करने का कार्य किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने कीमत नियंत्रित करने का कार्य किया। ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ते रहना है। ठीक है, मैं अगर इसके आगे की बात करूं तो इसका शासनकाल जो था अलाउद्दीन 1296 से 1316 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। तो लंबे शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी रहा था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सारी की सारी बातें करते हुए चलेंगे, आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजधानी भी इनकी दिल्ली ही थी। राजधानी कहाँ थी?
राजधानी कहाँ थी इनकी? दिल्ली में ही थी। इन्होंने भी राजधानी को कहीं भी ट्रांसफर नहीं किया था। ये बात आपको याद रखने वाली चीज है ये, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि 1320 में क्या हुआ, कि 1316 के बाद क्या हुआ, इनका शासनकाल जो है कमजोर होता चला गया। और इसके बाद में अगला जो वंश आता है वो तुगलक वंश है। उसके शासक गयासुद्दीन तुगलक। किसने राजगद्दी संभाल ली? गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली की गद्दी को संभाला। ये बात आपको याद रखनी है। मेन इंपॉर्टेंट बातें हमने आपको बताई। क्या काल था, कौन इसका संस्थापक था, अलाउद्दीन खिलजी इसका मुख्य शासक था, कहाँ के आक्रमणों को इसने विफल किया, मंगोलों को कहाँ तक राज्य खींच के ले गया, दक्षिण भारत तक, और बाजार नियंत्रण नीति, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ये आप ध्यान रखेंगे। और बिना देरी करे बात करते हैं इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि खिलजी वंश से हमने आपके लिए रखे। सामने हैं क्वेश्चंस, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अब हम आपके स्क्रीन क्वेश्चंस की बात करें तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की, किस शासक ने मंगोल आक्रमण, सारे वही क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस मैंने बहुत ध्यान से आपके लिए छांट के तैयार किए हैं, जो पेपर को नई धार देने का आपका काम करेंगे। आइए बिना देरी करे हम अगले दिल्ली सल्तनत के वंश की ओर बढ़ते हैं। तो अगला वंश है आपका तुगलक। तुगलक वंश, जो मैंने अभी आपको बताया कि जब खिलजी वंश कमजोर होता चला गया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज्यादा कहे तो अत्याचारी, अब कहते हुए हैं दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा क्रूर शासक भी कह सकते हैं, और बहुत ज्यादा उसने अपने शासन को बढ़ाने का काम किया था। लेकिन जैसे खिलजी वंश डाउन होता है तो किसका नंबर आ जाता है? तुगलक वंश का। तुगलक वंश का जो काल रहा वो 1320 से 1414 के बीच रहा। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इसका संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करें तो इसका विचित्र प्रयोग था, यानी कि टोकन मुद्रा। और इसने राजधानी क्या करी थी, जैसे मैं बता रहा था, इसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर कर दी थी। क्या कर दी थी? दिल्ली से दौलताबाद ये राजधानी को ले गया था। कौन ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने नहर निर्माण, 40 फुतूहात और दास प्रथा की शुरुआत की। यहाँ हमने तस्वीर के माध्यम से आपको इन तीनों शासकों को दिखाने की कोशिश की, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ये तुगलक वंश के बारे में आपको मैंने छोटी सी सूक्ष्म जानकारी देने की कोशिश की है, जो पेपर से संबंधित बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है। आइए बिना देरी करे इसके एमसीक्यूज को देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज हैं, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे करने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि इसके उत्तरों को आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही साथ इन्हें शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ तैयारी में लगे हुए हैं। इन्हें आप लिख भी सकते हैं अपने साथ कॉपी लेकर। चलिए आगे चलते हैं। साथियों अब बात कर देते हैं सैयद वंश की। ये बीच में छोटा वंश रहा था, जो कह सकते हैं तुगलक और लोधी वंश के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। इसे सैयद वंश का बीच में आ गया है, जिसका शासनकाल 1414 से 1451 के बीच में रहा। इसके संस्थापक की यदि बात करूं तो खिजर खां, और खिजर खां बहुत ही कमजोर शासक था, केवल नाम मात्र के लिए इसने सत्ता संभाली। ये बहुत ज्यादा मजबूत शासक नहीं माना जाता है। इसके अन्य शासकों की बात करूं तो खिज्र खां, मुबारक शाह और आलम शाह जैसे राजा इसमें शामिल थे। लेकिन इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिल्ली सल्तनत में नहीं है, तो इसको आप देखते हुए चलेंगे कि क्या इसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ना इनका एक मुख्य बात और है कि ये स्वयं को तैमूर का उत्तराधिकारी समझते थे। क्या समझते थे? स्वयं को तैमूर का उत्तराधिकारी समझा करते थे अपने आप को, तैमूर का उत्तराधिकारी समझते थे, और तैमूर के नियमों से ही शासन को चलाया करते थे। तैमूर के नियमों से ही शासन को चलाया करते थे। ये इसकी एक इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात होगी कि जो सैयद वंश के सुल्तान रहे थे, वो किसको अपना उत्तराधिकारी समझते थे? तो वो उत्तराधिकारी किसको समझते थे? तैमूर को अपना, तैमूर के उत्तराधिकारी स्वयं को समझते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो खिजर खां था, ये सबसे पहले
तैमूर का ही गवर्नर था। खिज्र का कौन था? तैमूर का तैमूर का गवर्नर था। गवर्नर या कह दे तो सूबेदार था। ये तैमूर का सूबेदार था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सैयद वंश के हमने यहाँ पे आपको एमसीक्यूज दिए हैं। इसको देखेंगे कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था। सैयद वंश जो है कब चला, सैयद वंश की सत्ता कैसी थी, सैयद वंश शासन किसके अधीन अधीन था, अभी अभी मैंने आपसे डिस्कशन किया किसके अधीन था। और सैयद वंश के शासक कहाँ शासन करते थे? आगरा, दिल्ली, लाहौर या अजमेर में। आप जानते हैं इन्होंने कुछ समय के लिए कहीं भी नहीं गए, बल्कि ये कुछ समय क्या कहीं भी नहीं गए थे, तो ये दिल्ली में ही रहे थे। तो आइए आगे चलते हैं। बात करते हैं साथियों लोधी वंश की। देखिए लोधी वंश का जो शासनकाल था 1451 से 1526 ईस्वी के बीच में था। इसके संस्थापक का नाम बहलोल लोधी, कहीं बहलूल लिखा हुआ है, कहीं पे बहलोल लिख दिया जाता है। ये इतिहास का अंग है, इसमें आप स्पेलिंग मिस्टेक्स को ध्यान से मत देखिएगा। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बहलोल लोधी था। इसके बाद में जो सिकंदर लोधी था, देखिए बहलोल लोधी की बात करें तो ये एक नरम दिल शासक था, नरम शासक था। ठीक है। और इसके बाद अगर सिकंदर लोधी की बात की जाए तो सिकंदर लोधी जो था ये सबसे सफल सफल और कह दें तो सक्षम सक्षम शासक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इसको कहा जाता है सिकंदर लोधी को। इसने प्रशासनिक सुधार नीति और कृषि विकास पर काम किया था। किसने काम किया था? सिकंदर लोधी ने। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अगर सिकंदर लोधी की करूं तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा बच्चों, ये आप इसे नोट करते हुए चलेंगे कि सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना, आगरा की स्थापना भी किसने की थी? किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी। इसके बाद बात करते हैं इब्राहिम लोदी की। ये कठोर शासक माना जाता है। ये बहुत कठोर शासक था। कौन था ये? बहुत कठोर शासक था। और इसी ने कौन सी लड़ाई लड़ी? पानीपत की प्रथम लड़ाई जो 1526 ईस्वी में हुई। और इसमें बाबर से ये हार गया। और इसी के हार के साथ बाबर ने मुगल वंश की स्थापना भारत में की, मुगलिया सल्तनत की स्थापना की। और अगर एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है कि जो लोधी वंश था ये कहाँ के थे? ये अफगान मूल के थे। कहाँ के थे? ये अफगान मूल के थे। अफगान मूल के लोग थे ये बात भी इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप अपने पास नोट कर लेंगे। कहाँ के थे? ये अफगान मूल के थे। और इसकी ये भी इंपॉर्टेंट बात बन जाती है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई किस किस की हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी की हुई थी। बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था। और 1526 में इसी लड़ाई के साथ और इब्राहिम लोदी के मौत के साथ ही खत्म हो गया था लोधी वंश और स्थापना हो गई थी मुगल वंश की। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न है एमसीक्यूज लोधी वंश के हम आपके लिए लाए हैं कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई? अभी मैंने आपको बताया था। किस लोधी शासक ने प्रशासनिक सुधार किए? ये भी मैंने आपको बताया था कि इसमें एक ऐसा शासक भी रहा था जो सबसे सफल शासक रहा था और सबसे सरल था। दिल्ली सल्तनत का अंत किसके साथ हो गया और लोधी वंश का शासन कब तक चला? ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जो पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप अभ्यास करें, मेहनत करें और साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ में ज्वाइन कर लें हमारा टेलीग्राम चैनल तैयारी चक्र। इसी के साथ मिलते हैं अब अगली क्लास में। मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।